चलिए अब बात करते हैं अमंदित आवर्ती परिस्थितियों पे, वेरियस केसेस पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये निकाला था आपने। 2b और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं, नहीं जानते तो अपने नोट्स से देखिए। ठीक, दिख गया? इसको आपने इक्वेशन 1 लिया था और इसका सॉल्यूशन आपने इक्वेशन 3 से निकाला था। और ये जो a और b बनाए थे आप, ये दोनों कांस्टेंट है और b और ओमेगा के अलग अलग वैल्यू के लिए आप लोग को डिफरेंट केसेस मिलेंगे, उसी पे हम लोग बात करेंगे। पहला केस b इज लेस देन ओमेगा का, दूसरा हो सकता है b इज ग्रेटर देन ओमेगा का, और तीसरा हो सकता है b इज इक्वल टू ओमेगा का। अगर ये वाला केस है b इज लेस देन ओमेगा का, इसे अधि अवमंदित अवस्था कहते हैं, अंडर डैम्प्ड कंडीशन कहेंगे। क्लियर है? तो पहले इस पे बात करेंगे। और अगर b इज ग्रेटर देन ओमेगा है, इसे अति अवमंदित अवस्था कहेंगे, ओवर डैम्प्ड कंडीशन है ये। और इक्वल वाले को क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए आप कि b इज लेस देन ओमेगा है, और अगर b इज लेस देन ओमेगा है तो ये जो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, कहाँ का बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो पावर में आपने लिया है, इसको अगर सॉल्व करें तो यहां b छोटा है, ओमेगा बड़ा है, तो आंसर नेगेटिव होगा। तो -1 -1 कॉमन लिया यहां से, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, तो इतना आएगा। अब इसके दो हिस्से हो गए, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट अंडर -1 को आयोटा आई बोलते हो आप, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो आगे गए तो आपका ये जो इक्वेशन 3 है, वहां a e टू द पावर माइनस बी प्लस आई रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आपने सॉल्व किया उसको यहां रख दिया, यहां भी उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो ये आपका इक्वेशन 3 का न्यू फॉर्म हो गया इन टर्म्स ऑफ आई रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे गए तो मान लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कोई कांस्टेंट n है। अब ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अगर n रखें तो आपके इस इक्वेशन का फॉर्म ये हो जाएगा। देखिए a e टू द पावर माइनस बी प्लस आई एन, इसकी जगह n रख दिया, इसके भी जगह n रख दीजिए, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। इस इक्वेशन में यहां अगर ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये माइनस बी प्लस आई एन, और इसके साथ t का इंटू इसके साथ भी, और t का इंटू इसके साथ होगा, तो क्या बनेगा, माइनस बी टी प्लस आई एन टी ई के पावर में। यहां क्या बनेगा, b ई के पावर में माइनस बी टी माइनस आई एन टी, तो ये आ गया। यहां आप चूंकि प्लस है, ये प्लस है ना, तो क्या कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस बी टी इंटू ई टू द पावर आई एन टी, ये आ जाएगा। और यहां e टू द पावर माइनस बी टी इंटू ई टू द पावर माइनस आई एन टी, ये आ गया। इसमें देखिए इस इक्वेशन पे आई ई टू द पावर माइनस बी टी ई टू द पावर माइनस बी टी अगर कॉमन निकाल दें, इस नंबर को अगर कॉमन निकाल लें, इसको बाहर निकाल दें, तो क्या बचेगा, a e टू द पावर आई एन टी, ये बचा, यहां b e टू द पावर माइनस आई एन टी, ये बच गया। इसके बाद आपने इसको सॉल्व तो कर लिया, ये रिलेशन मिला है। अब यहां हम लोग e टू द पावर आई एन टी की वैल्यू रख देते हैं। कितना होगा ये, cos एन टी प्लस आई साइन एन टी,
और यहां e टू द पावर माइनस आई एन टी की वैल्यू रखें तो cos एन टी माइनस आई साइन एन टी। क्लियर है? इसको आप जानते हैं कि e टू द पावर अगर x है, e टू द पावर आई एक्स है, तो उसको क्या लिखते हैं आप लोग? cos x प्लस आई साइन एक्स। और अगर माइनस आई एक्स है एक्सपोनेंट में, e टू द पावर माइनस आई एक्स है, तो उसका होता है cos x माइनस आई साइन एक्स। अब इसको सिंपल करिए, a cos एन टी आई ए साइन एन टी बी कॉस एन टी आई बाई साइन एन टी। अब यहां सॉल्व करते हैं इसको। cos एन टी और cos एन टी अगर कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा a प्लस बी कॉस एन टी। आई कॉमन निकालिए और साइन एन टी कॉमन निकाल लीजिए, यहां इसमें और इसमें देखिए, इसके साथ आई कॉमन निकाला, साइन एन टी कॉमन निकाला, तो ए माइनस बी बचा। क्या मिला आपको? e टू द पावर माइनस बी टी ए प्लस बी कॉस एन टी प्लस आई ए माइनस बी साइन एन टी। अब ये जो a प्लस बी कोई कांस्टेंट है और a माइनस बी कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट a प्लस बी है वो a साइन फाई है और a माइनस बी है, a माइनस बी है वो a कॉस फाई है। मतलब ये a साइन फाई मान लिया और ये a माइनस बी को a कॉस फाई मान लिया है। अब इस वैल्यू को यहां रख दें, a प्लस बी की जगह a साइन फाई, a माइनस बी की जगह a कॉस फाई, तो आपको ये मिला। ठीक है, ये मिला ना, e टू द पावर माइनस बी टी ए साइन फाई कॉस एन टी प्लस ए आई कॉस फाई साइन एन टी। तो ये वाला a, इस a को और इस a को अगर कॉमन निकाल दें, ठीक, तो क्या बचेगा? a बाहर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस बी टी साइन फाई कॉस एन टी और कॉस फाई साइन एन टी। ठीक है, अब इसमें साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अगर साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो a e टू द पावर माइनस बी टी साइन एन टी प्लस फाई आ गया। ये जो इक्वेशन आपका आया है, ये समीकरण है एक अवमंदित आवर्त गति को प्रदर्शित करेगा। ठीक, कैसी आवर्त गति को प्रदर्शित करेगा? जिसका आयाम समय के साथ चरघाती रूप से घटेगा। देखिए ये t का मान बढ़ने के साथ साथ आयाम का मान चरघाती रूप से घटना शुरू हो जाएगा। घटेगा, e टू द पावर माइनस बी टी है तो t का मान बढ़ते जाएगा, तो आयाम का मान एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगेगा। ठीक, ठीक है, तो ये सरल आवर्ती गति नहीं है। ये जो केस बन रहा है ये सरल आवर्ती गति नहीं है, लेकिन हाँ ऑक्सिलेटरी मोशन है, ये दोलनी गति है, क्योंकि इसके साथ साइन एन टी प्लस फाई है। ठीक है, तो इसको आप कुछ ऐसा लिख लीजिए और ग्राफिकली इसको देखें तो देखिए आयाम पहले ज्यादा था और समय के साथ धीरे धीरे कम होते 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 जीरो हो गया। तो दोलन तो कर रहा है लेकिन सरल आवर्ती गति नहीं है। ये फर्स्ट केस हुआ, समझ में आ गया होगा। अब चलिए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट केस में चलते हैं। b इज ग्रेटर देन ओमेगा, इसको ओवरडेम्ड कहते हैं आप, अति अवमंदित अवस्था या अति अवमंदन की अवस्था। तो चूंकि b और ओमेगा, तो b बड़ा है ओमेगा छोटा है, तो इनको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा और कोई नंबर मिलेगा, यानी कि रियल नंबर आया। अगर ये रियल नंबर है तो अपने इक्वेशन 3 में जाइए आप, तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कोई रियल नंबर है, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कोई रियल नंबर है, कुछ रियल नंबर मिलेगा। तो यहां देखिए, चूंकि बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है बी, तो ई के पावर कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। यहां ई का पावर कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। मतलब
ए ई टू दी पावर नेगेटिव प्लस बी ई टू दी पावर नेगेटिव। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? देखिए, आपने कहा कि b की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू से ज्यादा है, इन दोनों को माइनस करके रूट से बाहर निकालेंगे तो जो नंबर यहां आएगा इसको सॉल्व करने से वो b से कम आएगा। तो माइनस b है और उसमें कम नंबर को प्लस करेंगे तो माइनस में ही आएगा, और इसमें अगर बाहर निकाले तो माइनस, तो माइनस वाला माइनस वाले के साथ ऐड होकर के माइनस बना दिया। अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकला कि e का पावर माइनस में आ रहा है और b का पावर, यहां b कांस्टेंट के साथ जो e है उसका पावर भी नेगेटिव आ रहा है। इसलिए इसलिए आप ये बोलने वाले हैं कि माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव है, और उसी तरीके से ये भी नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है, अब समझिएगा बात को, अगर ये नेगेटिव है, घात जो है वो नेगेटिव है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में आयाम, आपके अवमंदित दोलित्र का आयाम समय के साथ घटेगा। ठीक है? और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां अनावर्ती गति होगी, यहां दोलन नहीं होगा। इस स्थिति में दोलन नहीं होता, मतलब या तो ये कहिएगा कि अनावर्ती गति होगी या फिर रुद्ध दोलन होगा। कैसे? तो कुछ ऐसा, अगर मैं कहूं कि t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 कर देंगे तो e का पावर, देखिए इस पूरे के साथ t का मल्टीप्लाई यानी कि e का पावर 0, यहां देखिए t का मल्टी t यानी कि 0 का मल्टीप्लाई तो e का पावर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? a प्लस b, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। प्रारंभ में आपका दोलित्र अपने साम्य स्थिति से अधिकतम दूरी पे है, मैक्सिमम विस्थापन की स्थिति पर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब ध्यान दीजिए, अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें तो यहां e का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगा, यहां भी e का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगा। e का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट कहने का मतलब 0, तो a इंटू 0 b इंटू 0 टोटल 0, मतलब इनफाइनाइट टाइम लेगा आपका बॉडी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से अपने मीन पोजीशन तक आने में। यहां इनफाइनाइट कहने का क्या मतलब है? इनफाइनाइट कहने का मतलब आप लोग ये मत समझना कि अनंत समय तक चलते रहेगा, कई 100 साल तक, ऐसा नहीं। अनंत समय तक कहने का मतलब ये हुआ कि किसी छोटे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी, जैसे आपके हाइट को किसी माउंटेन के हाइट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो माउंटेन का हाइट आपके रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट हाइट का होगा। ठीक है? या अगर चींटी के हाइट को, जो चींटी छोटे छोटे चलते हैं ना, उसके हाइट को आप अपने हाइट से अगर कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि आपका हाइट उस चींटी के हाइट के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट है। क्लियर हुआ इनफाइनाइट का मतलब? तो यहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से आपका बॉडी, आपका दोलित्र अपने मीन अवस्था तक आने में इनफाइनाइट टाइम लेता है। कहने का क्या मतलब हुआ? यहां आयाम समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन दोलन नहीं होता। यहां दोलन नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, इसको बता दीजिए आप, जैसे यहां मैंने लिखा है कि किसी श्यान द्रव के अंदर लोलक की गति, श्यान द्रव के अंदर लोलक की गति मतलब जैसे यहां किसी कंटेनर में आप हनी भर दो, हनी भर दिया और यहां कोई लोलक लिया, इसको अगर आप मैक्सिमम विस्थापन तक लाएंगे, मतलब a प्लस बी तक लाएंगे और इसको ऑक्सीलेट करने के लिए फ्री कर देंगे तो धीरे 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 ये लोलक आपका अपने मीन पोजीशन तक आएगा। और कितने देर में आएगा? बहुत देर में आएगा, लेकिन ये इधर वापस जाकर के दोलन नहीं करेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब इसका ग्राफ दिखा दीजिए कि एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम रहेगा वो धीरे धीरे अपने आप को मीन पोजीशन तक लेके आ जाएगा।
ये ग्राफ है आपका। ये देखिए, ये जो कंडीशन है वो a प्लस बी की स्थिति है इनिशियली t इक्वल टू 0 पे। यहाँ t है, ये t है, और ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x है। इसको x बता दीजिएगा, ठीक है, ये x है। इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम लगा है। आखिरी स्थिति पे चलते हैं। अगर b की वैल्यू ओमेगा के इक्वल हो जाए तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0। आपका इक्वेशन 3 कैसा हो जाएगा? आपका इक्वेशन 3 ये है, भूले तो नहीं है ना इसको। तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 है, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो आपको x की वैल्यू a e टू दी पावर माइनस बी टी प्लस b e टू दी पावर माइनस बी टी मिला। अब e टू दी पावर माइनस बी टी को कॉमन निकाल दें तो a प्लस बी टी ई टू दी पावर माइनस बी टी मिला। a और b दोनों क्या है? कांस्टेंट है। दोनों ऐड होकर के एक नया कांस्टेंट बना देंगे। कौन सा? c e टू दी पावर माइनस बी टी। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या? आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था उसमें दो कांस्टेंट होने चाहिए। यहां आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला उसमें सिंगल एक ही कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाला केस सीधे सीधे इसके लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के फॉर्म को ये चेंज कर दे रहा है। दो कांस्टेंट वाले को एक कांस्टेंट बना दे रहा है। क्या करें? यहां ध्यान दीजिएगा कि बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जैसे आपने जीरो कहा ना, ये जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो के लगभग बराबर होता है। तो ये बहुत छोटी संख्या के बराबर होगा। उस बहुत छोटी संख्या को आप ये लिखेंगे। मान लेते हैं वो छोटी संख्या m है। ध्यान रखना m का मान लगभग 0 है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दें अपने इक्वेशन नंबर 3 पे, तो आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा? a e टू दी पावर माइनस बी टी प्लस एम इंटू टी, बी ई टू दी पावर माइनस बी माइनस एम इंटू टी। इसके हिसाब से अगर आप लिखें अपने इक्वेशन को, इसके हिसाब से इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए m को आपने छोटा बता दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 पे m रख देंगे अगर, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। अब इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? e टू दी पावर माइनस बी टी कॉमन निकालेंगे। ये प्लस में है ना, प्लस में है मतलब मल्टीप्लाई। देखिए आगे देखते हैं। यहां e टू दी पावर माइनस बी टी बाहर निकाल सकते हैं। आपने जो नोट किया उसको देखिएगा जरूर। तो ये आएगा। अब e टू दी पावर x को अगर एक्सपेंशन देखते हैं तो वो कितना होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इस तरीके से होता है। तो इनका एक्सपेंशन कर दीजिए। e टू दी पावर एम टी का कितना हो जाएगा? इतना आएगा। और e टू दी पावर माइनस एम टी का इतना आ जाएगा। चूंकि आपने m के मान को लगभग 0 के बराबर कहा है, इसलिए m के अधिकतम घातों वाले टर्म को नगण्य मान लेंगे। m के अधिकतम घात वाले टर्म को नगण्य मान लेंगे। क्यों नगण्य मानेंगे? भाई m का मान बहुत कम है। बहुत कम है मतलब जैसे मैं कहूं कि m का मान 0.001 है, 0.001 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.00001 होगा। ठीक है ना? मतलब एक छोटा नंबर का स्क्वायर और छोटा हो गया है, तो इसको हम लोग बड़े नंबर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? आपका इक्वेशन ये बना। सॉल्व करिए। a प्लस बी, m कॉमन निकाल देंगे तो a माइनस बी एम टी, a प्लस बी a माइनस बी m इंटू टी ई टू दी पावर माइनस बी टी। क्लियर है? a प्लस बी को मान लेते हैं p और a माइनस बी m को मान लेते हैं q। तो आपका इक्वेशन ये बना। देखिए ये वाला टर्म, इस टर्म में जैसे जैसे t के मान को आप बढ़ाएंगे तो प्रारंभ में कुछ देर
QT के कारण x का मान बढ़ेगा, लेकिन बाद में t के मान को और बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ये बहुत तेजी से अपने अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन पे आ जाएगा। मतलब क्या, पहले तो इसको लिख लो, आप क्या क्या बोला आपने, लिख लिया। अब आप समझिए, जैसे आपने गैल्वेनोमीटर को देखा, उसमें करंट जैसी दिया आपने तो वो सडनली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है ना, और जैसी करंट हटा लेते हैं वो क्या करता है, तुरंत वापस जीरो पे आ जाता है। तो ये कंडीशन है आपका क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन, ठीक है, क्रांतिक अवमंदित अवस्था इसी को कहते हैं। इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ये ग्राफ है। तीनों के समझ में आया क्या क्या किया इसमें। अब एक पार्ट इसमें और डिस्कस करेंगे, वो होगा पावर डिसिपेशन का, शक्ति क्षय का, और विशेषता गुणांक के लिए।